आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जब कोई व्यक्ति आपकी जमीन पर अवैध कब्जा कर ले तो आप उस व्यक्ति के इस कब्जे को कैसे हटवा सकते हैं। लेकिन कब्जा हटाने की कार्यवाही करने से पहले आपको एक कार्यवाही और करनी पड़ती है और वह कार्यवाही होती है सीमांकन की। सीमांकन का अर्थ होता है कि जमीन की सीमाओं को नापना, कि आपकी जमीन की सीमा अर्थात हकबंदी क्या है, कितने एरिया में आपकी जमीन फैली हुई है, अर्थात भूमि की सीमा को नापना ही सीमांकन कहलाती है। तो जिस व्यक्ति ने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, उसके कब्जे को हटवाने के लिए पहले आपको सीमांकन की कार्यवाही करनी पड़ती है, उसके बाद ही बेदखली की कार्यवाही होती है कब्जा हटाने की। तो पहले हम इस वीडियो में समझेंगे कि सीमांकन क्या है और सीमांकन कराने की प्रक्रिया क्या होती है। इसे हम एक स्टोरी के माध्यम से लेके चलेंगे जिससे समझने में आसानी हो। अब आपको यहाँ पे 5 आदमी दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये पांचों कैरेक्टर हैं। तो ये हो गया बाबूलाल यहाँ और ये हो गया श्यामलाल। ये हो गई बाबूलाल की जमीन, इतने एरिया पे ये बाबूलाल की जमीन हो गई और ये जो जमीन दिख रही है इस लाइन के अंदर ये हो गई श्यामलाल की जमीन। उसी तरह बगल में ये पड़ोसी मोहन हो गया, इसकी जमीन ये हो गई और श्यामलाल ये पड़ोसी हो गया और नारायण ये पड़ोसी हो गया। ये लोग हो गए पड़ोसी। अब बाबूलाल यहाँ पे मेन आदमी है हमारे इस वीडियो में समझने के लिए। अब एक दिन होता क्या है, श्यामलाल बाबूलाल से कहता है, बाबूलाल भाई मैं शादी में जा रहा हूँ, 2 महीने बाद मैं वापस आ जाऊंगा, तब तक हमारी जमीन को देखते रहना। तो ऐसा श्यामलाल बाबूलाल से बोलता है। तो बाबूलाल बोलता है, श्यामलाल भाई कोई दिक्कत नहीं, तुम तो मेरे भाई समान हो, तुम जाओ मेरे भाई, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जमीन का देख रेख अच्छे से करूंगा, निश्चिंत होकर जाओ। श्यामलाल वहां से चला जाता है। अब जैसे ही श्यामलाल अपनी जमीन से यहाँ पे चला जाता है तो बाबूलाल के मन में जमीन को लेके कपट, लालच और तरह तरह की चीजें उसके मन में बेईमानी की सोच आने लगती है। और अब बाबूलाल सोचने लगता है, जा ससुरा के यहाँ से निकल जा, तेरे जाने के बाद इस जमीन को मैं कब्जा कर लूंगा। ऐसा बाबूलाल के मन में विचार आने लगते हैं और बाबूलाल अपने सभी कर्मचारियों को बुलाता है और बोलता है, चलो रे जल्दी श्यामलाल की जमीन पे यहाँ पे कब्जा कर लो। बाबूलाल प्लस उनके साथ ही मिलके ये वाली जो श्यामलाल की आधी जमीन, ये पूरी जमीन श्यामलाल की जिसमें कि आधी जमीन श्यामलाल की हड़प लेते हैं। फिर 2 महीने बाद जब श्यामलाल अपनी जमीन पर आता है तो देखता है कि बाबूलाल ने उसके आधे हिस्से में कब्जा कर लिया है। तो श्यामलाल बाबूलाल से कहता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम तो मेरे पीठ पीछे छुरा भोंक दिए। श्यामलाल बाबूलाल से कहता है कि मैं तो तुम्हारा पड़ोसी हूं, तुम्हें भाई के समान मानता हूं, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब बाबूलाल कहता है, ये जमीन तो हमारी हो गई, जो करते बनता है कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे, अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो ये जमीन लेके दिखा दो। इतने में बाबूलाल के आदमी यहाँ मारने को खड़े हो जाते हैं श्यामलाल को। श्यामलाल बेचारा अकेले क्या कर लेता, तो श्यामलाल अकेले बेचारा वहां से चुपचाप चला गया। अब यदि श्यामलाल को अपनी जमीन ये वाली वापस चाहिए तो इसके लिए उसे 250 का आवेदन देना पड़ेगा तहसीलदार के यहाँ अवैध कब्जा हटाने के लिए। लेकिन उस आवेदन से पहले श्यामलाल को सीमांकन कराना पड़ेगा अपनी जमीन की, कि भाई पहले ये तो पता चल जाए कि किस व्यक्ति ने कितनी जमीन पर कब्जा किया है। मान लीजिए ये पूरी जमीन यहाँ से लेके यहाँ पे टोटल 6 एकड़ जमीन है, तो उस 6 एकड़ में कितना अवैध कब्जा हो गया है। तो ये पता करने के लिए सबसे पहले जमीन का सीमांकन करना पड़ेगा। किसकी भूमि का, श्यामलाल की भूमि का। सीमांकन करवाने से ये पता चल जाएगा कि 6 एकड़ टोटल भूमि पर पड़ोसियों ने कितना कब्जा करवा लिया है, या फिर किसी एक व्यक्ति ने कितने हिस्से में यहाँ पे कब्जा कर किया है, यहाँ पे कितना कब्जा किया है, 2 एकड़, 3 एकड़, 1 एकड़, आधा एकड़। तो ये पता चलता है सीमांकन करवाने से। पहले श्यामलाल को अपनी भूमि का सीमांकन करवाना पड़ेगा। फिर सीमांकन में जितनी अवैध कब्जा निकलेगा उस कब्जा को हटाने के लिए धारा 250 के अंतर्गत कार्यवाही करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में समझेंगे कि सीमांकन कैसे होता है। सीमांकन
धारा 129 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता। अगर आप दूसरे राज्य से हैं, ये मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, यदि आप दूसरे राज्य से हैं तो आप अपने लैंड रेवेन्यू कोड में चेक कीजिएगा कि किस सेक्शन के तहत सीमांकन होता है। देखो, अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग सेक्शन होते हैं। आप सेक्शन चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप प्रक्रिया थोड़ी चेंज करेंगे। प्रक्रिया तो वही रहेगी। अवैध कब्जा हटाने के पहले सीमांकन तो करवाना ही पड़ेगा। जैसे यहां मध्य प्रदेश पर भू राजस्व संहिता धारा 129 में सीमांकन बताया गया है। आप गुजरात से हैं, राजस्थान से हैं या छत्तीसगढ़ से हैं तो आप अपने लैंड रेवेन्यू कोड में चेक कीजिएगा। आइए अब देखते हैं धारा 129 सर्वेक्षण संख्यांक या सर्वेक्षण संख्यांक के उपखंड या ब्लॉक संख्यांक या भूखंड। सर्वेक्षण संख्यांक मतलब खसरा नंबर। ये तीनों चीज एक ही चीज हैं। खसरा नंबर, इसी को भूमि क्रमांक और इसी को प्लॉट नंबर भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे ब्लॉक संख्या लिखा है, सर्वेक्षण संख्या लिखा है और सर्वेक्षण संख्यांक सर्वेक्षण लिखा है। इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी जमीन है, हर जमीन को एक जमीन नंबर प्रदान किया गया है। उसे ही खसरा नंबर, सर्वेक्षण संख्यांक या प्लॉट नंबर कहा जाता है। जैसे सब डिवीजन के खसरा नंबर, ब्लॉक के खसरा नंबर। अब बात करते हैं तहसीलदार किसी पक्षकार के आवेदन पर राजस्व निरीक्षक अथवा नगर सर्वेक्षक को किसी सर्वेक्षण संख्यांक या किसी सर्वेक्षण संख्या के उपखंड की या किसी ब्लॉक संख्या की भूखंड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन और उस पर सीमा चिन्ह सनिर्मित करने के लिए प्रतिनियुक्त करेगा। अर्थात राजस्व निरीक्षक यानी रेवेन्यू इंस्पेक्टर, जिसको अपन RI भी बोलते हैं, और यहाँ पे देखो क्या नगर सर्वेक्षण, किसी को भी दोनों में से तहसीलदार नियुक्त कर सकता है। भूखंड और यहाँ पे सर्वेक्षण संख्यांक अर्थात खसरा नंबर, प्लॉट नंबर। मतलब जब कोई पक्षकार पीड़ित व्यक्ति तहसीलदार के यहाँ आवेदन देगा सीमांकन का कि सीमाओं का सीमांकन किया जाए, तो तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, रेवेन्यू इंस्पेक्टर जिसको हम RI बोलते हैं, अथवा नगर सर्वेक्षक, इन दोनों में से किसी को भी तहसीलदार प्रतिनियुक्त कर सकेगा, जो आपके सीमाओं का सीमांकन करेगा आवेदन मिलने के बाद। जहां तक सीमा है आपकी जमीन को, उसको चिन्हित करेगा, यानी चिन्ह सनिर्मित करेगा, उसको चिन्हित भी करेगा। कौन करेगा? राजस्व निरीक्षक या नगर सर्वेक्षक तहसीलदार के आदेश मिलने के बाद। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो ये श्यामलाल हो गया ये पीड़ित है यानी कि पक्षकार है, और ये जो बाबूलाल है दोस्तों इसने इसके जमीन पर कब्जा किया था। तो दोस्तों ये तहसीलदार के यहाँ आवेदन देगा, ये आवेदन देगा यानी आवेदक ये कहलाएगा और ये अनावेदक कहलाएंगे। और जितने भी पड़ोसी अगल बगल में जिनकी ये जमीन लगी हुई है उनको भी दोस्तों नोटिस जारी होगा, वो अनावेदक कहलाएंगे, ये आवेदक कहलाएगा। और आवेदन देगा कहाँ? तहसीलदार के यहाँ। लेकिन उसके पहले अपन ये देखते हैं कि आवेदन किस फॉर्मेट में रहता है, आवेदन के साथ साथ कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे श्यामलाल को और कैसे कैसे प्रक्रिया चलेगी उसको भी देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। धारा 129 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता सीमांकन डीमैर्केशन की पूरी A to Z प्रक्रिया बिल्कुल जमीनी हकीकत के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। यह वही प्रक्रिया है जो तहसील में रोज चलती है, कोई थ्योरी नहीं है दोस्तों। जो आज मैं आपको बताऊंगा प्रक्रिया एकदम रूबरू एकदम जमीनी हकीकत के हिसाब से ही बताऊंगा। उसके बाद अपन देखते हैं क्या होता है आगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आप ध्यान से, धारा 129 MP लैंड रेवेन्यू कोड क्या है? सीमांकन का मतलब है खसरा नंबर की वास्तविक जमीन की सीमा यानी बाउंड्री को नक्शे के अनुसार जमीन पर चिन्हित करना। यानी जो दोस्तों जमीन है, जो जमीन सीमा दोस्तों जो बाउंड्री है जमीन को, उसको नक्शे के हिसाब से चिन्हित करना यानी निशान बनाना। तो दोस्तों आगे देखते हैं, धारा 129 के तहत तहसीलदार यह तय कराता है कि किसकी जमीन कहां से कहां तक है और कहीं से
किसी ने सीमा लांघ कर कब्जा तो नहीं किया, यानी बाउंड्री का जमीन कहां तक है, और किसी ने कब्जा वगैरह तो नहीं किया है अलग से दूसरे की जमीन पे। उसके बाद देखिए, ध्यान रखें, यहां पे ध्यान से देखिए, धारा 129 में मालिकाना हक तय नहीं होता, केवल सीमा तय होती है। एमपी लैंड रेवेन्यू कोड में यानी एमपी एलआरसी की धारा 129 में मालिकाना हक तय नहीं होता कि कौन मालिक है, सिर्फ सीमा तय होती है। यानी जमीन और खेत का दोस्तों जो सीमा होता है, बाउंड्री होती है, सिर्फ वो तय होती है धारा 129 सेक्शन में। धारा 129 का आवेदन कहां दिया जाता है ये भी जानना जरूरी है। तो वो दिया जाता है तहसील कार्यालय में, तहसीलदार या नायब तहसीलदार के पास। सीमांकन के लिए जरूरी दस्तावेज, बिना इनके सीमांकन नहीं होगा। यह ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ये दस्तावेज बहुत जरूरी हैं। पहला कौन सा, नवीनतम खसरा प्रति, B1 खतौनी, राजस्व नक्शा, मसावी ट्रेस नक्शा, आधार कार्ड और सीमांकन शुल्क की रसीद। ये लोक सेवा से भी आप रसीद पेड कर सकते हैं, पेमेंट का रसीद ले सकते हैं। और आधार कार्ड लगेगा आवेदक का जो एप्लीकेंट रहेगा, पीड़ित व्यक्ति। फिर छठवें पॉइंट में देखते हैं दोस्तों, विवाद का संक्षिप्त विवरण यदि हो, यानी जो आप एप्लीकेशन लिखेंगे धारा 129 का आवेदन कैसे लिखे, आइए उसको अपन देखते हैं। तो यहां पे डालिए दोस्तों, सेवा में तहसीलदार महोदय, तहसील, जो भी आपका तहसील नाम हो वहां ये डालिए अपने तहसील का नाम। उसके बाद आपका जो जिला लगता हो यहां पे ये डालिए। फिर विषय सब्जेक्ट हमारा रहेगा धारा 129 के अंतर्गत सीमांकन कराने हेतु आवेदन। उसके बाद महोदय से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। यहां पे मैं ग्राम, जिस भी ग्राम का आप निवासी उसका नाम डालिए, मेरी भूमि, खसरा नंबर, अपना खसरा नंबर, रकबा यहां हेक्टेयर में डालिए, और भूमि की सीमा स्पष्ट न होने के कारण विवाद उत्पन्न हो रहा है, अतः कृपया धारा 129 एमपी लैंड रेवेन्यू कोड के अंतर्गत मेरी भूमि का सीमांकन कराए जाने का आदेश प्रदान करे। यहां पे दिनांक और हस्ताक्षर, ये जो एप्लीकेशन रहेगा दोस्तों, ये हमारा एप्लीकेशन जाएगा तहसीलदार के यहां, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आइए उसको देखते हैं। सीमांकन की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, केस दर्ज होना, तहसील में आवेदन जमा, सीमांकन प्रकरण नंबर मिलता है, तहसीलदार आदेश पारित करता है। आवेदन जब आप जमा करेंगे तो आपको सीमांकन का प्रकरण नंबर मिलेगा, यानी इसी को केस नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। स्टेप 2 में क्या रहेगा दोस्तों, यहां पे आप ध्यान से देखिए, पटवारी को आदेश, तहसीलदार पटवारी को सीमांकन का आदेश देता है, तारीख तय होती है। सीमांकन यानी जो भी व्यक्ति रहता है उसकी सीमा को नापने का आदेश देता है और डेट फिक्स हो जाती है। उसके बाद दोस्तों स्टेप 3, नोटिस जारी, पटवारी द्वारा नोटिस भेजा जाता है आवेदक को, आसपास के खातेदारों को, ताकि कोई बाद में यह ना कह सके कि हमें बुलाया नहीं गया। यानी पटवारी द्वारा नोटिस किसको भेजेगा, आवेदक यानी कि जो एप्लीकेंट है, ठीक है, पीड़ित व्यक्ति, उसके अलावा भी अगल बगल के जो खेतेदारों होंगे यानी कि आसपास के जो पड़ोसी होंगे उनको भी बुलाया जाएगा, ताकि बाद में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो और कोई ये ना कह सके हमको तो बुलाया ही नहीं गया, कैसे कर लिए आप सीमांकन, इसका ध्यान रखना है। फिर स्टेप 4, मौके पर सीमांकन, ग्राउंड डीमार्केशन, ठीक है ना, मौके पर सीमांकन होता है यानी फील्ड में सीधे सीधे जाके। तो कैसे होता है देखिए, इसको समझते हैं अपन। पटवारी मौके पर लेकर आता है राजस्व नक्शा, चेन टेप, जीपीएस जहां उपलब्ध हो, यानी ये चेन टेप और जीपीएस ये नापने का मेजरमेंट है, और राजस्व नक्शा लेके जाता है, बड़ा सा नक्शा आप देखे होंगे जहां उपलब्ध हो। मौके पर क्या होता है, खसरा नंबर की पहचान होती है, रकबा का मिलान होता है, सीमा बिंदु तय होता है, गड्ढा चूना पत्थर लगाना, यानी आप अपना निशान लगा सकते हैं, उसके लिए आप गड्ढा कर सकते हैं, चूना डाल सकते हैं और पत्थर का निशान लगा सकते हैं। और पंचनामा बनाना, वहां पे दोस्तों पंचनामा बनता है और 5 लोगों के वहां पे हस्ताक्षर होते हैं, तो इनके मौके पे, इनके उपस्थिति में यह काम कराया गया। मौके पर उपस्थित रहते हैं और आवेदक, पड़ोसी, खातेदार, पंच, गवाह, ठीक है ना। मौके में कौन कौन उपस्थित रहते हैं, आवेदक, फिर पड़ोसी और खातेदारक, और साथ में 5 गवाह भी उपस्थित रहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टेप 5, पटवारी की सीमांकन रिपोर्ट, यानी कि ये सीमांकन होने के बाद पटवारी की रिपोर्ट तैयार करता है, जिसमें दोस्तों ये लिखा होता है, ध्यान से देखिए, सीमांकन के बाद पटवारी रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें लिखा होता है सीमांकन किया गया या नहीं, नक्शे से मिलान, किसने कितना अतिक्रमण किया, सीमांकन चिन्हों का विवरण, इसे कहते हैं सीमांकन प्रतिवेदन पंचनामा, ठीक है ना। ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसी को सीमांकन प्रतिवेदन पंचनामा कहते हैं। उसके बाद क्या होता है देखिए, रिपोर्ट कहां जाती है, राजस्व निरीक्षक आरआई यानी रेवेन्यू इंस्पेक्टर आरआई के पास जाती है। आरआई रिपोर्ट चेक करता है कि सारी चीजें ठीक है कि नहीं और तहसीलदार को रिपोर्ट भेजता है। तहसीलदार क्या करता है आगे,
तहसीलदार रिपोर्ट देखता है, आपत्तियां सुनता है। यदि किसी को आपत्ति हुई तो वो आपत्ति सुनता है तहसीलदार। अगर किसी ने ना दी हो आपत्ति तो सीमांकन को मान्य यानी कन्फर्म करता है। उसके बाद दोस्तों सीमांकन के बाद क्या होता है, स्थिति 1। अपन फर्स्ट स्थिति को देखते हैं। कोई अतिक्रमण नहीं, सीमांकन फाइनल, भविष्य के विवाद को खत्म। यदि कोई भी अतिक्रमण नहीं होता तो सीमांकन फाइनल हो जाता और विवाद खत्म हो जाता है। उसके बाद स्थिति 2, अतिक्रमण पाया गया तो आगे रास्ते खुलते हैं। यदि अतिक्रमण पाया गया तो रास्ते आगे के लिए खुल जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, धारा 250 सेक्शन MPLRC का दोस्तों सेक्शन धारा 250 अवैध कब्जा हटाने हेतु है, ठीक है ना, धारा 250, और धारा 248 शासकीय भूमि अतिक्रमण हटाने हेतु है। उसके बाद दीवानी न्यायालय, यदि विवाद जटिल हो यानी अगर बहुत ही गंभीर विवाद हो रहा है तो दोस्तों फिर वो दीवानी न्यायालय यानी कि दोस्तों सिविल कोर्ट में ये विवाद जो है ये वहां जाएगा, वहां फिर केस चलेगा दीवानी न्यायालय में। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे सीमांकन रिपोर्ट धारा 250 का सबसे मजबूत आधार होती है, यानी जो सीमांकन रिपोर्ट होता है। उसके बाद कब्जा हटवाते हैं धारा 250 के अंतर्गत, तो दोस्तों ये बहुत ही मजबूत आधार होती है सीमांकन रिपोर्ट। उसके बाद अपन देखते हैं दोस्तों सीमांकन में कितना समय लगता है, सामान्यतः 30 से 90 दिन। नोटिस, आपत्ति और मौसम पर निर्भर, यानी नोटिस गया, आपत्ति किसी ने की कि नहीं की, और मौसम कैसा है तो दोस्तों मौसम का इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। बारिश के टाइम पे ये नहीं होता, तो सीमांकन में आम गलतियों से बचिए, ठीक है ना। एक आपको विशेष ध्यान रखना है कि सीमांकन में आम गलतियों से बचिए। आपको ये गलती नहीं करना है, जब भी आप सीमांकन कराएं तो फर्स्ट नंबर बिना पड़ोसी बुलाए सीमांकन ना कराएं, नक्शा अपडेट ना होना, मौके पर खुद उपस्थित ना रहना, रिपोर्ट की कॉपी ना लेना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को करना और ध्यान भी रखना है। उसके बाद सीमांकन रिपोर्ट की कॉपी कैसे लें, पटवारी से ले लें, तहसील से ले लें, यहां से भी ना मिले तो रिकॉर्ड शाखा से RTI लगाकर ले लें। यदि ना दें तो, जब ना दें तो RTI आप लगा के ले सकते हैं। और एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है ना, ये आपके बहुत काम की प्रो टिप है, इसको आप बहुत विशेष ध्यान रखना। जितने भी लोग आप सीमांकन कभी भी भविष्य में करवाने वाले हैं या करवाएंगे तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि पहले धारा 129 का सीमांकन कराओ, फिर धारा 250 की कार्यवाही करो। यही सब सही और मजबूत रणनीति है। यानी पहले आपको सीमांकन कराना है अपने भूमि का, उसके बाद जब सीमांकन हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि आपकी भूमि कहां से कहां तक है, और उसके बाद धारा 250 की अवैध कब्जा हटाने का फिर कार्यवाही कराओ। इसको आपको ध्यान रखना है। श्यामलाल ने आवेदन कर दिया तहसीलदार को कि साहब मेरी भूमि का सीमांकन किया जाए। अब तहसीलदार क्या करेगा, RI को नियुक्त कर देगा, रेवेन्यू इंस्पेक्टर को, कि भाई इसका आवेदन आया है, तुम जाओ और इसकी भूमि का सीमांकन करो और मुझे रिपोर्ट पेश करो। अब भूमि को संभालने के लिए और उसको नापने के लिए ऑथोराइज किसको किया गया है, पटवारी को और RI को, क्योंकि ये दोनों इस चीज के स्पेशलिस्ट हैं। इसीलिए इन दोनों को राजस्व विभाग में रखा गया है, RI पटवारी को, कि जमीन से संबंधित रिकॉर्ड को दुरुस्त रखें। तो धारा 129 में हमने क्या किया, तहसीलदार को आवेदन दे दिया है और तहसीलदार ने RI राजस्व निरीक्षक को नियुक्त कर दिया है। अब सब सेक्शन 2 देखते हैं। इस प्रकार प्रतिनियुक्त किया गया राजस्व निरीक्षक यानी कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर RI या नगर सर्वेक्षण पड़ोस की भूमि धारकों सहित हितबद्ध पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात सर्वेक्षण संख्यांक की या सर्वेक्षण संख्यांक के किसी उपखंड की या ब्लॉक संख्यांक की या भूखंड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन करेगा और उस परिसीमा चिन्ह सन्निर्मित करेगा तथा तहसीलदार को ऐसी रीति में जैसे कि विहित की जाए एक सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सीमांकन रिपोर्ट में सीमांकित की गई भूमि पर भूस्वामी से भिन्न किसी व्यक्ति कब्जे से संबंधित विशिष्ट भी सम्मिलित की जाएगी। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि राजस्व निरीक्षक यानी रेवेन्यू इंस्पेक्टर RI पहुंच गया है और इन सभी लोगों को सूचना दे रहा है, मोहन को, श्यामलाल को, नारायण को, बाबूलाल को। वैसे ये सूचना हमेशा लिखित रूप में दी जाती है, सभी को एक एक नोटिस भेज दिया जाता है ग्राम कोटवार के माध्यम से, अर्थात हर गांव में एक कोटवार होता है या फिर तहसील का ही कर्मचारी इस सभी लोगों को नोटिस दे देता है कि इतने तारीख को इतने बजे सीमांकन हो रहा है, तो आप सभी लोगों को आना है सीमांकन में, क्योंकि आप सभी लोग पड़ोस के किसान हो।
तो आप सभी लोगों को सीमांकन में जरूर आना है। इसीलिए नियत की गई तारीख को तुम सभी लोगों को सीमांकन स्थल पर उपस्थित रहना है। तो यहाँ पर श्यामलाल को नोटिस दिया जाएगा, बाबूलाल को नोटिस दिया जाएगा, नारायण को नोटिस दिया जाएगा, रामलाल को नोटिस दिया जाएगा और मोहन को भी नोटिस दिया जाएगा कि आप सभी लोग इस भूमि का, इस ये वाली एरिया का, ये वाली जो जमीन है, ये खेत है, इस जमीन का सीमांकन हो रहा है। तो आप सभी लोगों को उपस्थित रहना है। भले ही इस जमीन का ही सीमांकन हो रहा है, लेकिन क्या है कि धारा में लिखा हुआ है कि पड़ोस के किसान को भी बुलाना पड़ेगा। तो ये आरआई की ड्यूटी है कि इन सभी को सीमांकन की सूचना दे कि भाई श्यामलाल की जमीन का सीमांकन हो रहा है, तो आप सभी को भी यहां पे साथ में उपस्थित रहना है। ये आ गया सीमांकन के दिन, ये पहुंच गया आरआई राजस्व निरीक्षक, सीमांकन करने लगा, ये सीमांकन हो गया। हालांकि ये सिर्फ समझाने के लिए किया गया है, वैसे तो आजकल जीपीएस, सैटेलाइट और बड़ी बड़ी मशीनों से भी सीमांकन किया जाता है। नई नई मशीनें आ गई हैं। ये सिर्फ मैं आप सभी लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं। कई बार पटवारी भी सीमांकन कर देते हैं और हल्का पटवारी भी सीमांकन करते हैं। कभी कभी 4-5 गांव मिलकर एक हल्का बनता है, तो हल्का पटवारी भी सीमांकन करते हैं, या फिर जो सीमांकन करते हैं उनके साथ में ये रहते हैं ताकि उनको मदद मिल जाए जो सीमांकन करते हैं। तो यहाँ पे सीमांकन हो गया। आरआई राजस्व निरीक्षक ने श्यामलाल की भूमि को नाप कर पता कर लिया कि इन चारों में से किसने कितना जमीन पर कब्जा किया है और किसने कितना श्यामलाल की जमीन पर कब्जा किया है, किस पड़ोसी ने कितना कब्जा किया है इस जमीन का ये पता चल गया। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि यहाँ पे जो अपना पता चल गया, तो अब यहाँ पे होगा कि एक खंभा यहाँ पे लगेगा और एक खंभा यहाँ पे लगेगा, एक खंभा यहाँ पे लगेगा, एक खंभा यहाँ पे लगेगा। अब आरआई तो खुद खंभा लगाएगा नहीं, तो श्यामलाल अपना खंभा लगाएगा या खंभा नहीं लगा सकता, तो यहाँ से जितने एरिया का सीमांकन हुआ है वहां पर ये चूना डाल देगा। तो सीमांकित की गई भूमि पर चिन्ह लगाना पड़ेगा, यह सेक्शन में लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य पत्र दिनांक 1 फरवरी 2019, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल, क्रमांक मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959, यानी कि ये राज्य पत्र आदेश जारी हुआ था कि किस तरह सीमांकन किया जाएगा। सारणी नियम 9 देखिए, सीमांकन में सीमा चिन्हों के उपयोग के विनिर्देश स्पेसिफिकेशन। सीमा चिन्ह का प्रकार प्रॉपर्टी पिन टाइप 1 गैल्वेनाइज स्टील कोटिंग के साथ। तो ये देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टी पिन टाइप 1 हो गया, ये औजार है, ये टूल है जिससे हम सीमांकन को नाप करेंगे। फिर प्रारूप 1 नियम 3 देखिए, सीमांकन तथा सीमा चिन्हों को स्वनिर्मित करने के लिए आवेदन प्रति तहसीलदार, अपर तहसीलदार, नायब तहसीलदार। तो यहाँ पे अपना तहसील का नाम डालना है, जिला का नाम डालना है और मैं यहाँ पे आवेदक अपना नाम डालेगा। एतद द्वारा नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार भूमि का सीमांकन के लिए निवेदन करता हूँ या करते हैं, और या मैं हम यहाँ पे आवेदक का नाम होगा। एतद द्वारा नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार भूमि की सीमांकन तथा सीमा चिन्हों को स्वनिर्मित करने के लिए निवेदन करते हैं। ये हो गया हमारा आवेदन। अब देखिए आवेदक का विवरण, अनुक्रमांक, नाम तथा पता, पिता माता का नाम, संरक्षक का नाम। तो यहाँ पे अनुक्रमांक देखिए, एक आवेदक है तो यहाँ पे एक लोगों का नाम रहेगा, 2 आवेदक रहेंगे 2 लोगों का नाम रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों उनका नाम रहेगा, उनके पिता और माता का यहाँ पूरा नाम रहेगा। इस कॉलम में मोबाइल फ़ोन नंबर लिखा, तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दर्ज रहेगा, ठीक है ना। और ये अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य, आप किस कास्ट में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, वो यहाँ पे भरेंगे। और पहचान दस्तावेज का विवरण तथा संख्यांक, तो यहाँ पे अपना पहचान पत्र भी देंगे, खसरा क्रमांक भी देंगे और अभियुक्ति यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे देखिए सीमांकन की जाने वाली भूमि का विवरण, जिस जमीन का सीमांकन हो रहा उसका विवरण चाहिए, जानकारी। तो यहाँ पे जिला डालेंगे, अपना तहसील भरेंगे, राजस्व निरीक्षक वृत्त, तो यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ पे राजस्व निरीक्षक यानी आरआई के लिए यहाँ पे भरेगा। और पटवारी हल्का सेक्टर क्रमांक डालेगा कि कौन से सेक्टर क्रमांक में और कौन से ग्राम में है, नगरीय क्षेत्र है या ग्राम पंचायत क्षेत्र है, ठीक है, ये डालेगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो आवेदन करता रहेगा, जो आवेदक रहेगा, तो उसका खसरा नंबर यहाँ पे डालना है, सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लॉक संख्यांक या भूखंड संख्यांक, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आवेदक रहेगा वो अपना खसरा नंबर डालेगा। उसके बाद क्षेत्रफल हेक्टेयर वर्ग मीटर में, तो अपना दोस्तों हेक्टेयर में होगा तो
क्षेत्रफल या वर्ग मीटर में यहाँ पे डालेगा और धारकों का नाम यानी कि अपने पिता और वल्दियत का नाम डालेगा और अपना नाम यहाँ पे डालेगा। उसके बाद देखते हैं ये कौन डालेगा, ये आवेदक। तो आवेदक को दो काम करने हैं, एक इसको पूरा भरना है, उसके बाद उसको भरना है दोस्तों अपनी जमीन का विवरण। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिए लगी हुई भूमि के धारकों का विवरण। लगी हुई भूमि यानी जो आवेदक रहेगा और जो उसका खेत रहेगा उसके अगल बगल में जो खेत रहेंगे, अगल बगल में जो उससे जमीन लगी होंगे, तो लगी हुई भूमि के धारकों का विवरण, तो उनके जो पड़ोसी हैं उनके विवरण यहाँ पे आपको डालना है। तो अनुक्रमांक में देखिए जैसे हमारे केस में था दोस्तों, जो यहाँ पे पड़ोसी का विवरण यहाँ पे डालना है, जैसे कि रामलाल था, मोहन था और बाबूलाल था जिसने कब्जा किया है, तो उनके भूमि का दोस्तों जानकारी यहाँ देना है। तो सर्वेक्षण संख्या, ब्लॉक संख्या, भूखंड संख्या पे खसरा नंबर डालना है, धारक का नाम डालना है, पिता माता या पति या संरक्षक का उनका नाम यहाँ डालना है, पूर्ण पता वो कहाँ रहते हैं, कौन से वार्ड में रहते हैं, ग्राम पंचायत में रहते हैं, नगर पंचायत में रहते हैं, वो यहाँ पे डालना है और साथ में उनका मोबाइल नंबर डालना है। तभी तो RI या पटवारी विवरण उनसे कांटेक्ट करेगा, उनको कॉल करेगा और सीमांकन होने की सूचना देगा कि इस तारीख को सीमांकन है तो आप सभी लोग आओ। तो आपको एकदम सही साफ सुथरे तरीके से डिटेल भरना है और सटीक डिटेल भरना है। चौथा देखिए दोस्तों जमा की गई फीस के ब्यौरे रुपयों में। तो देखिए दोस्तों सरल क्रम जमा की गई फीस के विवरण, राशि, जमा की गई फीस की रसीद और ब्यौरे। तो देखिए दोस्तों सीमांकन के लिए जो शुल्क रहता है वो अलग रहता है और सीमा चिन्हों के लिए जो रहता है दोस्तों वो अलग रहता है और योग अंकों में यहाँ पे टोटल जोड़ दिया जाता है कि यहाँ पे कितना होता है। मध्य प्रदेश में दोस्तों अलग अलग तहसीलों में अलग अलग रेट चल रहा है, मैं आपको बता दूं। तो आप अपने लोक सेवा केंद्र में पता करिएगा क्योंकि आपको वहीं पे आवेदन जमा करना पड़ेगा। क्या है, लोक सेवा केंद्र से दोस्तों आवेदन फॉरवर्ड होकर तहसील चला जाता है। अगर आप लोक सेवा केंद्र के थ्रू नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, जमा की गई रसीद नहीं ले रहे हैं, तो आप फिर दोस्तों ऑफलाइन भी कर सकते हैं सीधे तहसील में जाके, लेकिन उसके लिए आपको पहले ऑनलाइन 100 रुपए का चालान कटाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग दोस्तों ऑनलाइन भी करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं यहां पे दोस्तों टोटल हमारा ये फीस जो है दोस्तों सीमांकन लिए 100 रुपए शुल्क होगा और अदर के लिए दोस्तों 100 से 150 रुपए आएगा। यानी टोटल पैसा यहाँ पे 250 रुपए से 300 रुपए खर्च होंगे आपके जो सीमांकन के आवेदन के लिए। तो दोस्तों ये तो हो गई दोस्तों आवेदन की बात। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों घोषणा कि मैं, हम, पुत्र या पुत्री अपना नाम डालेगा, पति उसका नाम डालेंगे, पूर्ण पता, मोबाइल नंबर सहित। एतद द्वारा घोषणा करता हूं या करती हूं कि मेरे हमारे द्वारा दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य एवं सही है तथा मेरे हमारे द्वारा कोई भी बात छिपाई नहीं गई। हम यह भी समझते हैं कि मेरे हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य होने की दशा में मेरे या हमारे विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। तो हमारे विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है। विधिक कार्यवाही यानी कि इनके ऊपर क्रिमिनल केस भी लग सकता है, ये मैं आपको बता दूं अगर आपने झूठी जानकारी दी तो, ठीक है। इसके बाद आपको दिनांक डालना है, स्थान डालना है और नाम लिखना है और सीधे दोस्तों यहाँ पे आपको हस्ताक्षर कर देना है, ठीक है ना। उसके साथ में दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए आवश्यक संलग्न यानी कि खसरे की प्रति आपको लगाना है, ओरिजिनल सर्टिफाइड। आप चाहें तो लोक सेवा केंद्र से निकलवा सकते हैं, खसरा लोक सेवा केंद्र से सर्टिफाइड निकल जाता है, खसरा, नक्शा, B1 सभी चीजें निकल जाती हैं। और सीमांकित किए जाने वाले सर्वेक्षण संख्या यानी कि खसरा, ब्लॉक संख्यांक, भूखंड संख्यांक के नक्शे के प्रति जिसमें लगे हुए सर्वेक्षण संख्यांक या भूखंड संख्यांक सम्मिलित हो, और फीस की रसीद जो ऊपर अभी अपन ने बात किया कि 100-200 का खर्चा आएगा, 250 से 300 का, तो उसकी रसीद भी आपको यहाँ पे लगाना है। तो एक बार चलिए फिर से देखते हैं फटाफट। देखिए राजस्व मंत्रालय हमने आवेदन दे दिया तहसीलदार को। उसके बाद आवेदन देने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या कि हमारे यहाँ पे नाप होगा, किससे होगा, प्रॉपर्टी पिन टाइप 1। और वैसे तो आजकल बड़ी बड़ी मशीनें भी आ गई हैं नाप करने के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले नियम 3 में यहाँ पे तहसीलदार के पास हम आवेदन देंगे, ये सारी चीज़ों को फिलअप करके, और दोस्तों अपना सारा डिटेल भरेंगे। आवेदक यहाँ पूरा डिटेल रहेगा, ठीक है ना, उसका नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, कौन सी जाति का है, पहचान दस्तावेज और अभियुक्त। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे
जो आवेदक रहेगा उसका दोस्तों यहाँ पे खसरा संख्या रहेगा, हेक्टेयर रहेगा और धारकों का नाम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट में क्या रहेगा, यहाँ देखिए लगी हुई भूमि के धारकों का नाम, यानी पड़ोसी किसानों की यहाँ पे पूरी जानकारी हम देंगे ताकि आरआई उनको फोन लगा के बता सके, उनको जानकारी दे सके कि सीमांकन इस तारीख को की जानी है। उसके बाद हम जमा की गई फीस दोस्तों, तो जो फीस करेंगे उसकी रसीद लेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम घोषणा पत्र देके साथ में ये प्रति देके हम कंप्लीट करके जमा कर देंगे। तो प्रारूप 2 नियम 5 देखिए, राजस्व निरीक्षक नगर सर्वेक्षण की सीमांकन रिपोर्ट। राजस्व प्रकरण क्रमांक यहाँ पे रहेगा समक्ष में न्यायालय तहसीलदार, अपर तहसीलदार या नायब तहसीलदार। तहसील अपना तहसील डालिए, यहाँ पे आपको अपना जिला डालना है, यहाँ पे मध्य प्रदेश। उसके बाद देखिए सीमांकन रिपोर्ट की दिनांक, किस तारीख को यहाँ पे सीमांकन होना है, जो तय डेट रहती है, फिक्स डेट रहती है, नियत डेट तय हो जाती है। आपके आदेश दिनांक के अनुपालन में आवेदक द्वारा धारित पटवारी हल्का क्रमांक, सेक्टर क्रमांक, ग्राम नगरीय क्षेत्र में स्थित सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लॉक संख्यांक, भूखंड संख्यांक के सीमांकन का रिपोर्ट निम्न प्रस्तुत करना है। तो ये आपको यहाँ पे डालना है कि यहाँ पे सीमांकन किए जाने का तारीख, कि किस तारीख को सीमांकन किया जाना है, किस दिन डेट फिक्स हो गई है, नियत तारीख हो गई है, फिर सीमांकन शुरू होने का समय और सीमांकन समाप्त होने का समय। सीमांकन कितने बजे शुरू हुआ था यहाँ भरना पड़ेगा आरआई को और पटवारी को, और कितने बजे समाप्त हुआ था ये भी समय यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद हितबद्ध पक्षकारों को दिए गए सीमांकन के नोटिस का विवरण। हितबद्ध यानी पड़ोसी थे जिनको अपन लोग देने था, जिसको अपन लोग नोटिस दिए, तो उनका क्या हुआ, उनको नोटिस मिला कि नहीं मिला, अगर मिला तो तामीली हुई कि नहीं हुई। तो ये सब आपको आरआई को डिटेल में भरना है, सारी चीज़ें उनको यहाँ पे भरना है कि नोटिस की तामीली का प्रकार तथा दिनांक, किस दिनांक को तामील हुआ था और किस तारीख को उन्होंने नोटिस प्राप्त किया था, ये यहाँ पे भरना है। उसके बाद पक्षकारों का विवरण जिन्हें नोटिस तामील नहीं हो सका, तो जिनको नोटिस नहीं मिला, जिसको उन्होंने पड़ोसियों को नोटिस दिया था कि आपको इस दिन आना है, इस दिन मिलना है, लेकिन उनको नोटिस नहीं मिला, जिनको बुलाया गया कि सीमांकन होना है, आ जाना, फिर भी वो नहीं आए, तो उनका डिटेल यहाँ भरना है कि वो नोटिस क्यों नहीं मिला, घर पर थे कि नहीं थे, रिश्तेदारी में तो नहीं चले गए थे, कि ताला बंद था। तो ये सब डिटेल यहाँ पे लिखनी पड़ेगी और यहाँ पे भी डिटेल लिखनी पड़ेगी जो पड़ोसी हैं जिनको हमने नोटिस दिया था। सीमांकन के दौरान उपस्थित अधिकारियों तथा पक्षकारों के नाम, नाम और पद नाम। तो यहाँ पे जो अधिकारी हैं यानी कि आरआई हो गया, पटवारी हो गया, यहाँ पे उनका पद नाम प्लस पक्षकार का नाम रहेगा साथ में कि उनका क्या हुआ। उसके बाद सीमांकन, 6वां नंबर देखिए, सीमांकन के बाद स्वनिर्मित किए गए सीमा चिन्हों की टाइप तथा उनकी संख्या। तो सीमांकन करने के बाद सीमा चिन्ह निर्मित किए जाने पर बताना पड़ेगा कि यहाँ पे कितने खंबे गड़े थे, कहाँ कहाँ गड़े थे और कितने खंबे गड़े थे, उनका पूरा प्रकार यहाँ पे भरना पड़ेगा आरआई को या पटवारी को। ठीक है, फिर अपन आते हैं 7 नंबर में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूमि या उसके भाग पर आवेदक से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति के कब्जे का विवरण रिपोर्ट के साथ नक्शे में लाल स्याही से चिन्हित किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नाम, क्षेत्रफल हेक्टर में, वर्ग मीटर में या ब्यौरे में। तो यहाँ पे ये मतलब है कि खंबे में लाल स्याही से चिन्हित करो कि जो भूमि स्वामी उसके जमीन में अन्य व्यक्ति ने कितना कब्जा किया है, तो कॉलम में भरना होगा यहाँ पे कि कितना कब्जा किया है। कब्जा करने वाले का नाम आएगा, जैसे अपने केस में बाबूलाल का नाम आएगा, कितने एकड़ पर वो कब्जा किया है, 1 एकड़, 2 एकड़ या 3 एकड़ पर कब्जा कर लिया है, और उसका पूरा विवरण यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि किस दिशा से किस दिशा में कब्जा उसने अवैध कब्जा किया है। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 8 में, सीमांकन के दौरान उठाई गई आपत्तियों के विवरण तथा उन पर विनिश्चय। आपत्तिकर्ता का नाम, संक्षिप्त में आपत्तियों और आपत्तियों का विनिश्चय। यानी कि सीमांकन के दौरान जब हमारा सीमांकन हो रहा था तो फिर कुछ लोगों को क्या आपत्ति भी हो सकती है भाई, कि अगर पटवारी या आरआई गलत नाप रहे हो तो कई जगह छोटी मोटी आपत्तियां आती रहती हैं, ठीक है ना, और उनका क्या निवारण किया गया यहाँ पे उनको दर्ज करना पड़ेगा। नहीं तो पता चले कि पड़ोसी कहने लगे मेरी जमीन से आप नाप रहे हो, तो यहाँ पे उनका पूरा विवरण यहाँ पे भरना पड़ेगा, कॉलम में बताना पड़ेगा कि क्या दिक्कत थी, किसी ने आपत्ति की तो नहीं की, तो क्यों की, और फिर उसका समस्या का क्या समाधान निकाला गया। उसके बाद आते हैं कॉलम नंबर 9। तो पंचनामा में हस्ताक्षर करने से इनकार करने वाले व्यक्तियों के विवरण,
नाम और इनकार करने का कारण। तो स्थल पंचनामा जो घटना स्थल पे जो बनेगा, स्थल पंचनामा जो बनाया जाएगा कि इतने तारीखों को इतने बजे इतने लोगों के समक्ष ये उपस्थित थे, ठीक है ना, ये लिखा जाएगा सीमांकन के दौरान। अब जितने लोगों को बुलाया था उनकी डिटेल यहाँ पे पूरा भर दो, तो ये सब RI या पटवारी करेगा, उनका पूरा भरेगा। उसके बाद यदि सीमांकन नहीं किया जा सका तो कारण अभिलिखित किए जाएं। यदि किसी कारणवश सीमांकन नहीं किया गया, जिस दिन जिन तारीख को, ठीक है ना, जिस दिन तारीख नियत की गई कि इस दिन सीमांकन होना है, उस दिन नहीं किया गया तो उसका कारण बताना पड़ेगा, उसको यहाँ पे भरना पड़ेगा कि आखिर क्यों नहीं किया गया, कि आखिर क्यों सीमांकन नहीं किया गया, कि बारिश हो रही थी या फसल खड़ी थी अभी, क्योंकि यदि जमीन में फसल खड़ी है तो सीमांकन कैसे होगा, सीमांकन तो होगा ही नहीं जमीन में यदि फसल खड़ी है, या गांव में जाने का सड़क बंद था तो उसका कारण यहाँ पे दर्ज करना पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब कोई भी कारण हो सकता है तो उनको इस रिपोर्ट में ये सब लिखना पड़ेगा कि किस लिए नहीं हो पाया। उसके बाद राजस्व निरीक्षक नगर सर्वेक्षण की टिप्पणियां, यहाँ पे राजस्व निरीक्षक यानी RI या नगर सर्वेक्षक, फिर रिपोर्ट पेश की जाएगी तहसीलदार के यहाँ कोर्ट में, पटवारी द्वारा या नगर सर्वेक्षण द्वारा, इनका डिटेल भरा जाएगा, दिनांक, स्थान, हस्ताक्षर, नाम और राजस्व, और साथ में ये सारी चीजों को दोस्तों संलग्न किया जाएगा, ठीक है। फिर देखिए पॉइंट नंबर 3, राजस्व निरीक्षक यानी RI रेवेन्यू इंस्पेक्टर या नगर सर्वेक्षण सीमांकन के क्रियान्वयन के समय ऐसी एजेंसी की सहायता ऐसी रीति में ले सकेगा जैसा कि विहित किया जाए। इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए सीमांकन करने के लिए मशीनें चाहिए तो वो किसी भी एजेंसी से, ठीक है ना, किसी भी एजेंसी से सहायता ले सकती हैं, किसी भी प्रकार की वो सहायता ले सकते हैं सीमांकन करने के लिए, RI और पटवारी। पॉइंट नंबर 4, तहसीलदार सीमांकन रिपोर्ट की प्राप्ति पर हितबद्ध पक्षकारों सहित पड़ोस वाले भूधारकों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात सीमांकन रिपोर्ट की पुष्टि कर सकेगा या ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे तहसीलदार साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो तहसीलदार साहब स्पेशली उस व्यक्ति को जिसने अवैध कब्जा किया है तो उससे बोलेंगे कि हाँ भाई अब तुम बताओ बाबूलाल तुमने कब्जा क्यों किया था। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे RI और पटवारी ने तहसीलदार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। अब तहसीलदार पूछेगा बाबूलाल से कि भाई तू बता तूने अवैध कब्जा क्यों किया है, तेरा अवैध कब्जा निकला है, क्यों किया था ऐसा, तूने कब्जा। तो अब बाबूलाल चाहे जो कारण बता दे, चाहे कुछ भी कारण हो सकता है, या फिर कुल मिलाकर बाबूलाल को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा तहसीलदार के द्वारा कि भाई तेरा इतना अवैध कब्जा निकला है तो तेरा क्या कहना है। रिपोर्ट पेश होने के बाद, जब RI पटवारी का रिपोर्ट पेश होने के बाद फिर तहसीलदार चाहे तो उस आदेश की पुष्टि कर देगा। फिर है पॉइंट नंबर 5, उपधारा 4 के अधीन सीमांकन रिपोर्ट की पुष्टि से व्यथित पक्षकार निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर उपखंड अधिकारी को इसे आपास्त करने हेतु आवेदन कर सकेगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, उपखंड अधिकारी अर्थात SDM या SDO अनुविभागीय दंडा अधिकारी, SDM और SDO ये है अनुविभागीय दंडा अधिकारी। तो SDM का मतलब है सब डिविजनल ऑफ मजिस्ट्रेट, CRPC के तहत या BNSS के तहत इनको ये अपने पावर का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात क्रिमिनल कार्य देखता है तो SDM कहलाता है। और रेवेन्यू का कार्य जब ये देखता है, रेवेन्यू का कार्य करता है, तब ये SDO कहलाता है। तो SDM और SDO एक ही चीज है। अब जैसे बाबूलाल को तहसीलदार बोलेगा कि भाई कब्जा हटा ले तू 5 दिन के अंदर, तो फिर क्या है कि बाबूलाल रिवीजन कर सकता है SDM या SDO के कोर्ट में उपखंड अधिकारी के यहाँ तहसीलदार के आदेश को आपास्त कराने के लिए कि भाई तहसीलदार ने गलत आदेश कर दिया है साहब मेरा, तो इन्होंने पटवारी और RI ने मिलकर जबरन हमारा कब्जा बता दिया है, इसलिए तहसीलदार के आदेश को निरस्त करा सकेगा कौन, बाबूलाल। तो इसके लिए आवेदन कर सकेगा बाबूलाल, क्योंकि बाबूलाल के खिलाफ तहसीलदार ने आदेश पारित कर दिया है तो कब्जा हटाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कब्जा किन आधारों पर हटाया जा सकता है, यह बहुत जरूरी बात है। तो यहां पे यह देखना किस आधारों पर हटाया जा सकता है। तो पहला आधार तो हो गया का सबसेक्शन 1 कि उसे उपधारा 2 के अधीन अपेक्षित सूचना नहीं दी गई थी या धारा 4 के अधीन सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था। यानी कि इसका कहना है
ये बताएगा कि हमको उपधारा 2 के अधीन हमको कोई ने सूचना दिया ही नहीं, मतलब पड़ोसी बोल रहे हैं कि हमको तो सूचना मिला ही नहीं कि कब हो गया सीमांकन। तो पहला आधार तो ये हो गया, और दूसरा आधार ये हो जाएगा अवसर कि ये तो हो गया कि तहसीलदार ने हमको सुना ही नहीं, एक तरफा आदेश पारित कर दिया। तो ये 2 आधार हो जाएंगे एसडीएम के यहाँ अपील करने के, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 आदेश हो गए। उसके बाद तीसरा देखिए, कोई अन्य पर्याप्त आधार, यानी कि तीसरा क्या है, परंतु ऐसा आवेदन तहसीलदार द्वारा सीमांकन रिपोर्ट की पुष्टि की तारीख या ऐसे सीमांकन के ज्ञात होने की तारीख, इनमें से जो भी बाद की हो 45 दिनों के अवसान पश्चात ग्रहण नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि तहसीलदार जिस दिन सीमांकन की पुष्टि कर देगा, जिस दिन आदेश पारित कर देगा, तो ऐसे सीमांकन के ज्ञात होने, जैसे ही बाबूलाल को पता चलेगा उसके बाद, यहाँ पे टाइम लिमिट की यहाँ पे बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, लिमिटेशन एक्ट आ गया 45 दिनों के अंदर। और ये रूल्स भी है कि कोई भी तहसीलदार जब कुछ आदेश करता है तो उसकी अपील आप एसडीएम के यहाँ 45 दिनों के अंदर ही कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते। उपखंड अधिकारी यदि वह उपधारा 5 के अधीन किए गए आवेदन को स्वीकृत करता है तो वह हितबद्ध पक्षकारों सहित पड़ोस वाले भूधारकों को सुनवाई का अवसर देने तथा ऐसी जांच करने जैसे कि वह उचित समझे के पश्चात या तो उपधारा 2 के अधीन प्रस्तुत किए गए सीमांकन प्रतिवेदन की पुष्टि कर सकेगा। अर्थात उपधारा 5 में टाइम लिमिट देखकर रिवीजन अगर स्वीकार कर लेता है एसडीएम या एसडीओ, टाइम लिमिट देखकर कि सब कुछ ठीक है, इसको हम स्वीकृत करते हैं, तो आपको मैं बताऊं कि जब आप अपील करते हैं तो अपील, रिवीजन और रिव्यू ये एक ही चीज होती है। तो एसडीएम रिवीजन अपील को फिर से स्वीकार कर सकता है कि हाँ फिर से मैं इस केस को सुनूंगा। तो फिर पड़ोस के भूधारकों को, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, पड़ोस के भूधारकों को एक बार फिर से मौका मिलेगा, किस चीज का, सुनवाई का अवसर मिलेगा। और फिर क्या करेगा एसडीएम, धारा 2 के अधीन, उपधारा 2 के अधीन एसडीएम अधीन जो आरआई ने सीमांकन पहले रिपोर्ट प्रस्तुत की थी तहसीलदार के पास, सीमांकन की रिपोर्ट, उसी को या तो कह देगा कि ये सही है, उसी को पुष्टि कर देगा, या फिर एसडीओ फिर से आदेश कर सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक बार फिर से सीमांकन करने के लिए आदेश, यानी कि एक दल प्रतिनियुक्त करेगा जिसमें व्यक्ति वैसे विहित किए जाएंगे। यानी कि यहाँ पे समझा रहा है कि एक बार फिर से एसडीओ आदेश कर सकेगा आरआई पटवारी को, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक बार फिर से सीमांकन किया जाए, इतनी आपत्ति, इतने विवाद हैं कि हम आदेश करते हैं कि एक बार फिर से सीमांकन किया जाए, उसके लिए एक दल नियुक्त करेगा जो सीमांकन करेंगे आरआई पटवारी। उपधारा 6 के अधीन प्रतिनियुक्ति दल हितबद्ध पक्षकारों सहित पड़ोस वाले भूधारकों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, यानी उसके बाद सर्वेक्षण संख्या, यानी कि खसरा नंबर, खसरा कि सर्वेक्षण संख्या जो किसी उपखंड की या ब्लॉक संख्यांक अथवा भूखंड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन करेगा, ठीक है, पर उस पर सीमा चिन्ह सनिर्मित है करेगा और उपखंड अधिकारी को ऐसी रीति में जैसे कि विहित किए जा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उपखंड अधिकारी उस पर ऐसा आदेश देगा एसडीओ एसडीएम जैसा वह उचित समझे और पारित कर देगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, सेम वही बात रिपीट हो रही है यहाँ पर कि जैसा तहसीलदार ने आदेश किया था आरआई को या नगर सर्वेक्षक को सीमांकन करने के लिए, तो वही बात यहाँ पे एसडीओ कर रहा है कि पड़ोस के भूधारकों को सुनवाई का अवसर देगा कि सीमांकन को बुलाओ और सीमांकन करो, और पक्षकारों को फिर से एक बार बुलाओ सीमांकन करने के लिए। धारा 44 तथा 50 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई अपील या पुनरीक्षण का आवेदन धारा अधीन पारित किए गए किसी आदेश या की गई कार्यवाही के विरुद्ध नहीं होगा। तो मतलब सीमांकन की धारा जो 129 है, देखो यहाँ पे धारा 44, ठीक है ना, जिसमें बताया गया है कि क्या कोई अपील एमपी लैंड रेवेन्यू कोड में, और यहाँ पे बताया गया है कि धारा 50 में सबसेक्शन में बताया गया कि पुनरीक्षण, यहाँ पे ध्यान से देखिए, पुनरीक्षण का आवेदन इसके विरुद्ध, पुनरीक्षण का इसमें किसी बात के होते हुए अपील नहीं किया जा सकता है। तो इन धाराओं के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही इनके विरुद्ध नहीं होगा। राज्य सरकार सर्वेक्षण संख्यांक का
या सर्वेक्षण संख्यांक के किसी उपखंड का या ब्लॉक संख्यांक का या भूखंड संख्यांक का सीमांकन करने में तहसीलदार द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए नियम बना सकेगी, जिनमें उन सीमा चिन्हों का जो कि उपयोग में लाए जाएंगे की प्रकृति को विहित करते हुए तथा सीमांकित सर्वेक्षण संख्यांक या उपखंड, ब्लॉक संख्यांक या भूखंड संख्यांक में भूमि के धारकों से फीस के उद्ग्रहण हेतु प्राधिकृत किया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, कुल मिलाकर राज्य सरकार नियम बना सकती है कि तहसीलदार सीमांकन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाए। बस ये सब सेक्शन की यही कह रहा है कि क्या है कि सरकारें बदलती हैं तो नियम भी बदल देती हैं, तो सरकार को जो ठीक लगेगा वो नियम बना सकती है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एक फॉर्मेट दोस्तों हमने वो देखा था और एक फॉर्मेट ये देख लीजिए। जैसे आपको एप्लीकेशन लिखना है आवेदन न्यायालय में श्रीमान तहसीलदार महोदय कल्याणपुर जिला शहडोल, तो एक दोस्तों फॉर्मेट ये हो गया, ये आवेदक रहेगा, इसका पूरा रहेगा, किसके विरुद्ध रहेगा, सर्वसाधारण अनावेदक लिखेंगे यहाँ पे उनका नाम, प्रस्तुत का दिनांक रहेगा, साथ में आवेदन पत्र धारा 129 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता वास्ते सीमांकन किए जाने बाबत, सीमांकन के लिए आवेदन है, ये ध्यान में रखना है। तो एक में क्या रहेगा ये आपको देखना है। एक में रहेगा दोस्तों यह कि आवेदक तहसील रामपुर के मौजूदा सिवनी स्थित भूमि खसरा नंबर 147-1 रकबा 2.23 हेक्टेयर 5 एकड़ में विधिपूर्ण स्वामी एवं कब्जेदार है। उसके बाद 2 में इसका रहेगा पॉइंट यह कि आवेदक के पड़ोसी सीमाबंदी को लेकर विवाद करते हैं, इसीलिए आवेदक अपने उक्त भूखंड का सीमांकन कराना चाहता है, इस हेतु आवेदन ने निर्धारित किया। सीमांकन शुल्क यहाँ पे पैसा रुपये बताया जाएगा, कितना पैसा जमा करना है आपको मद में जमा कर दिए जिसकी प्रति संलग्न हो। तो सीमांकन की दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, जो रसीद मिलेगी, ठीक है ना, सीमांकन के शुल्क की उसको प्रति संलग्न करना, उसको भी देना है साथ में। और यहाँ पे देखिए जमाबंदी सीमाबंदी आपको खसरा भी साथ में लगाना है। उसके बाद यह कि उक्त दोनों की जमाबंदी वर्ष 2025-26 के सत्यापित एवं नक्शे की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। सत्यापित यानी सर्टिफाइड कॉपी लगेगी, इसका विशेष ध्यान रखना है। नक्शे की ये लोक सेवा केंद्र से सर्टिफाइड निकल भी जाता है, ठीक है। फिर आता है निवेदन कि आवेदक उक्त भूखंड सीमांकन किया जावे एवं निर्धारित की जावे। तो यहाँ पे डेट दिनांक और अधिवक्ता रहेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये लोग सीमांकन करके ओके कर देंगे। फिर सीमांकन के आधार पर क्या होगा, तहसीलदार बेदखली का आदेश जारी कर देगा कि भैया तेरा अवैध कब्जा निकला है बाबूलाल, तेरा अवैध कब्जा निकला है तो तू जमीन को खाली कर दे। यदि आप खुश नहीं है तो एसडीओ के यहाँ आवेदन कर सकते हैं, अपील रिवीजन में एसडीओ या एसडीएम के यहाँ फिर से सीमांकन कर सकता है एसडीएम चाहे तो, या तहसीलदार के आदेश को पलटकर स्थिति यथावत रखने का आदेश कर सकता है कि कोई अवैध कब्जा नहीं है। यदि आप 45 दिनों के अंदर जाते हैं तो ये तब की बात हो रही है। अब यदि एसडीएम भी आदेश कर देता है, ठीक है ना, कि नहीं सब कुछ सही पाया गया है, सारी चीजें सही हैं, बाबूलाल ने श्यामलाल की जमीन में कब्जा किया था, अब अगर बाबूलाल को आदेश को नहीं मान रहा है तो फिर करेंगे बेदखली की कार्यवाही, तो वो होती है 250। अगर बाबूलाल आदेश को नहीं मान रहा है तो फिर करेंगे बेदखली की कार्रवाई एसडीएम साहब, तो वो होती है धारा 250 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में, जो कि हमारा अगला वीडियो होगा पार्ट 2। वो भी कोर्ट की डिक्री जैसा ही है, आप केस जीत जाते हैं, आपको डिक्री मिल जाती है, लेकिन फिर भी आपको रेमेडीज उपचार नहीं मिलती, या तो सामने वाला काम नहीं करता जो डिक्री में दिया गया है, तो फिर क्या आप डिक्री का निष्पादन कराना एग्जीक्यूट का केस लगाते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। उसी प्रकार यदि यहाँ पे बाबूलाल श्यामलाल की जमीन को खाली नहीं कर रहा है तो जमीन पर इसके लगे बेदखली की कार्रवाई एसडीएम साहब करेंगे और इसकी पुष्टि भी करेंगे कि इस व्यक्ति ने इतनी जमीन पर अवैध कब्जा किया है। तो पहले पता करना है क्या, क्योंकि यहाँ पे राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन कर दिया है, ठीक है ना, इसने इसकी पुष्टि कर दिया है कि इस व्यक्ति ने यानी कि बाबूलाल ने हमारी ज़मीन पर इतना अवैध कब्जा किया है, श्यामलाल बताएगा, ये पहले ही पता करना है। सीमांकन हो जाएगा, इसके बाद ही अपन अवैध कब्जा का बेदखली की कार्रवाई होगी, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। तो राजस्व निरीक्षक ने नाप के सारी चीज़ें बता दी हैं। क्योंकि आप कोर्ट में कोई भी केस लड़ते हैं तो इससे विशेष ध्यान रखिए कि दस्तावेजों के आधार पर लड़ते हैं,
ठीक है ना। ये तो पता चल गया कि कब्जा किसका है। आप डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते हैं कि इस व्यक्ति ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, ऐसा नहीं होता। अथॉरिटी उसकी जांच करती है, जैसे कि तहसीलदार ने आदेश दिया था पटवारी और आरआई को, तो ये लोग जांच करके बताएंगे कि किसके जमीन पे कितना अवैध कब्जा किया गया है और किसने ये कब्जा किया है, इसकी जानकारी ये लोग देंगे। उसके बाद जब पता चल गया, अब इसको समझो, अब जब पता चल गया कि हमको सीमांकन होने के बाद ये क्लियर हो गया कि बाबूलाल ही श्यामलाल की जमीन पर कब्जा किया है, तो अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई वो होती है MPLRC की धारा, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 में। तो दोस्तों ये हमारा पहला वीडियो था सीमांकन का। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों अवैध कब्जा को खाली कैसे कराना है, यानी कि उसको कैसे करना है, वो अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें प्रॉपर ड्राफ्टिंग होगी और हम ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप सभी लोग देख लेना। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करना, जिसको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।